बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय प्रिपरेशन वीडियो। ये जो है मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट करके जो है नेक्स्ट बाकी का पार्ट अपलोड करूँगी, बट मोबाइल का जो ये है स्पेस ख़त्म हो गया था और वीडियो खुद एंड हो गई थी। ये तो हमने यहाँ तक कर लिया था। अब हम जो है सेकंड वाले का 128 जो है उसका हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, आपने वैसे ही सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है, सबसे छोटे नंबर से। तो यहाँ पर हमारे पास 128 है, हम इसको पेयर बना लेते हैं। पहले 2 को देखना है 2 की टेबल में, फिर दूसरे वाले को देखना है। ठीक है, तो 2 6 ज़ार 12 होता है। ठीक है, 2 4 ज़ार 8 आ गया, फिर 64 आ गया, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। इसमें अब कैरी वाला कोई नहीं है क्योंकि सारे 2 की टेबल में आ रहे हैं। इससे ऊपर वाला जो था वो कैरी देने वाला था, तो इस वजह से ज़रा वो आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहा था। ठीक है, अब फिर क्या है, 3 2 ज़ार 6 3 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 आता है। सॉरी, अच्छा 2 है, 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 4। ठीक है, 2 1 ज़ार 2, इसमें अपन कैरी दे दिया 12, 2 6 ज़ार 12 आ गया। फिर 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 1 ज़ार 2 एंड पर। ठीक है, तो अब आपने इसको सारा लिखना है। 2 कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने 7 दफ़ा 2 लिखना है और 2 के ऊपर 7, इसका मतलब है कि 7 दफ़ा 2 जो है अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी। सही है, ये इस तरह सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो है हमारे पास आगे एक आता है जीडीसी। हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लेक्चर 10 का प्रिपरेशन में कर ली थी। अब इसमें हमारे पास अगर 2 सेट है और उसकी हमने जीसीडी फाइंड करनी है, एक पावर वाली है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल मैंने पहले भी करवाई है, लेकिन ये नहीं एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए वो वाली एग्जांपल नहीं है, वैल्यूज चेंज है। ठीक है, अब हमने ए और बी का जीडीसी फाइंड करना है, तो हमने इसमें क्या करना होता है, क्योंकि यहाँ सेम नंबर है और आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ हैं कि हमने कौन सी पावर वाला लेना है, तो आपने क्या करना है, उस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र में पहले तो आपने कॉमन वाले लिखने हैं। क्या क्या कॉमन है, 1 इसमें भी है, इसमें भी तो 1 लिख लिया। 3 इसमें भी है, इसमें भी तो 3 लिख लिया। 5 नहीं है, 5 नहीं लिखना। 7 इसमें भी है, इसमें भी 7 लिख लिया। अब पावर्स आपने सेलेक्ट करनी है कि कौन सी पावर लेनी है। तो आप देखें कि इसमें 2 पावर है 1 की और इसमें 4 है। देखिए, अच्छा, एक तरफ 2 दफ़ा 1 है, एक दफ़ा 1 2 दफ़ा 1, दूसरी तरफ कितनी दफ़ा, एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा और 4 दफ़ा। 4 दफ़ा 1 है ना, तो कितने कॉमन हुए, दोनों में 2 2 कॉमन हो गए ना। इसके पास 2 है तो इसमें भी हम 2 ही कॉमन लेंगे ना। तो इस वजह से हम कॉमन डिवाइज़र हमारे पास क्या आता है, 2 आता है, इसलिए हमने 2 छोटी वाली पावर ली है। ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म लास्ट लेक्चर में ही जब हमने पढ़े थे तो तभी बता दी थी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र में आपने छोटी पावर लेनी होती है और एलसीएम जो हमने निकालना था 2 नंबर का, उसमें हमने बड़ी पावर लेनी होती है। एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसमें हमने बड़ी लेनी होती है और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र में छोटी। तो छोटी इस वजह से लेनी होती है कि छोटी वाली पावर कॉमन है। इसमें 4 है, इसके पास तो 4 है ही नहीं कि हम 4 लें। ठीक है, 2 कॉमन है ना, तो इसलिए हमने 2 लगाया। इसी तरह 3 के ऊपर देखिए, एक में 1 है, एक में 2, तो एक के पास 1 है और एक के पास 2 है, तो हमने एक एक दोनों से कॉमन लेते हैं ना। कॉमन लेने में जो हमारे पास होता है वही लेते हैं, तो इसलिए हमने 1 लगाया। फिर 7 के ऊपर हमने छोटा वाला 2 है और एक में 3 है, तो हमने 2 इसलिए लगाया कि 2 कॉमन है। ठीक है, इस तरह करना होता है। तो आपने बस यही चीज़ याद रखनी है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र में हमने छोटी पावर वाला लेना है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमें इसी क्वेश्चन का आ जाए तो हम उसमें फिर बड़ी पावर वाला लेते हैं। ठीक है, वो भी मैंने डिटेल में समझा दिया था, अभी ग्रेटेस्ट पावर वाला इधर समझा रही हूँ। फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है जितनी दफ़ा है। 2 दफ़ा 1 है तो 1 को 2 दफ़ा करें तो 1 ही आता है। 3 को एक दफ़ा 3 के साथ करें तो 3 आएगा। 7 को 2 दफ़ा करें, 7 7 ज़ार 14, तो इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 24 आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 12th लेक्चर और उसमें हमारे पास रिलेशन स्टार्ट हो गए, प्रोडक्ट सेट एंड रिलेशन। ठीक है, ऐसे कर देती हूँ कि नोटबुक ज़रा वो ना हो आप लोगों को। अच्छा, लेक्चर नंबर 12 है, इसमें इसकी प्रिपरेशन में हम करेंगे प्रोडक्ट सेट एंड रिलेशन। पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट तो पता है ना, मल्टीप्लाई करने को कहते हैं। तो 2 सेट उसके प्रोडक्ट कैसे होंगे, हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे कि आपने 1 को 3 के साथ कर लिया और 2 को इस तरह। तो ए बी अ सेट ऑफ प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इन सच वे दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब पहला एलिमेंट जो हो वो ए से हो एंड बी बिलोंग टू बी, सेकेंड एलिमेंट कहाँ से हो, बी में से हो। अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर है ना 1 और 2, तो पहला एलिमेंट हमारे पास ए से हो, सेकेंड एलिमेंट बी से हो। ठीक है, और पेयर हमारे पास हम किसी फॉर्म में भी बना सकते हैं। अगर तो आपको दिए हो रिलेशन तो वो फिर आपको अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन अब हमने मल्टीप्लाई मतलब करना है, पेयर बनाने, तो हमने पहले 1 को इन तीनों के साथ करना है अलग अलग, 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 7 के साथ। ठीक है, फिर 2 की बारी आएगी, 2 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 7 के साथ। फिर 4 की बारी आएगी, 4 को 3 के साथ, 4 को 5 के साथ और 4 को 7 के साथ। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी हो गया, प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, अब रिलेशन आता है। रिलेशन क्या है, ये रिलेशन बन गया। इसी को देखें तो ये रिलेशन है जिसमें ए जो है हमारे पास
ए मेंबर से आ रहा है, स्मॉल ए एलिमेंट जो है वो ए से आ रहा है और बी हमारे पास बी से आ रहा है। यही बात रिलेशन में लिखी है। इस फॉर्म को क्या कहते हैं कि रिलेशन। तो रिलेशन को ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला मेंबर होता है उसको डोमेन कहते हैं, सेकंड मेंबर जो होता है रेंज कहते हैं। इधर भी देख लें तो ये पहला वाला क्या होगा, डोमेन, और सेकंड वाला क्या होगा, रेंज होगा, ठीक है। तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड डोमेन, रेंज सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। यही बात है। अब एग्जांपल हमारे पास देखें, कुछ हमारे पास एग्जांपल में हमने रिलेशन दिए हैं, ठीक है। अब आपने इसमें ये नहीं देखना कि रिलेशन कैसे बने, कोई भी रिलेशन दे सकते हैं, पहली बात तो ये। अगर तो आपको वो रिलेशन नहीं देते तो फिर आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिलेशन बनाने हैं, मतलब पहले को सब दूसरे के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर पहले को तीसरे के साथ, इसी तरह दूसरे को पहले के साथ, दूसरे को, जैसे अभी हमने ऊपर किए। लेकिन यहाँ पर आपको उन्होंने ए क्रॉस बी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई जैसे किए हुए, और फिर उनसे उन्होंने रिलेशन उठाए हैं, कोई भी रिलेशन R1 कोई भी उठा लिए इनमें से 3-4, इसमें से भी कोई उठा लिया, R2 बना लिया, कोई उठा लिया। और इसमें ये भी मैटर नहीं है कि एक पेयर दूसरे में नहीं लिया जाता, वो तो हमारे पास पार्टीशन होती है ना, जिसमें हम एक एलिमेंट दूसरे में नहीं लेते। तो रिलेशन में आप कोई भी ले सकते हैं। अब देखिए 3-4 इसमें भी है, 4-3 इसमें भी है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि एक रिपीट हो रहा है कि नहीं, रिलेशन कोई भी बना सकते। तो ये आपको एग्जांपल बताइए कि एक साइड में से आप कोई भी एलिमेंट्स उठा लें, ऑर्डर पेयर उठा लें, ये जो पूरा होता है ना इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, पूरे ऑर्डर पेयर उठा के रिलेशन बना लें, सही है। अब हमारे पास आता है इन्वर्स ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन दिया है और उसका इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स में क्या करते हैं, हम ऑर्डर पेयर की जगह चेंज कर लेते हैं, ए को बी की जगह पे कर देते हैं, बी को ए की जगह। इन्वर्स ऑफ रिलेशन, अब ये कोई भी रिलेशन हमें दिया है, ये हमने नहीं बनाया, कोई भी रिलेशन में गिवन होगा हमें, और उसका हमने इन्वर्स क्या करना है, 2 को 1 बना देना, 1 को 2। देखिए दोनों की जगह चेंज हो गई, 2 फर्स्ट पे आ गया, 1 सेकंड पे आ गया। 4 और 8 है तो 8 और 4 हो जाएगा, 3 और 2 है तो क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स हो गया रिलेशन का, सही है। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने उठाए हुए हैं। अच्छा, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं लिया तो वो तो पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट पार्ट ज़रूर लें, ये इसकी कंटिन्यूटी में है, क्योंकि मेरा गला भी सूख गया था बहुत, ऑलरेडी 1 घंटे की वीडियो हो गई थी लेक्चर 11 तक, और बाकी रहते थे, तो मैंने यही कहा था कि मैं स्टॉप करूँगी लेक्चर 11 पर, और बाकी के लेक्चर 11 जो रह जाएंगे वो सेकेंड पार्ट में करूँगी। तो आपने अगर जिन्होंने पहले नहीं लिया तो वो लेना ज़रूरी है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट्स जो है मैंने कॉन्सेप्ट लिए हुए। और एक मेन बात कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो पहले आप लेक्चर ज़रूर अटेंड करें सारे, क्योंकि ये ओरिजिनल लेक्चर से ही मैंने लेके बनाए हुए, और सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं शॉर्ट लेक्चर में। तो खुद सोचें, 1 घंटे का लेक्चर जो मैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में बना देती हूँ, बोर्ड भी होता है 15 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं, तो वो भी आप लोग ना लें तो फिर तो मुझसे ये ना कहना कि हमारे पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आए। प्रिपरेशन वीडियोज़ उनके लिए जो बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और नहीं ले सकते लेक्चर, उनके लिए ये होगा कि उनका पेपर तो अगर उनकी लक काम की तो सारा इसमें से आएगा, उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मेरे साथ तो पिछले MTH 100 में जितने भी थे स्टूडेंट का तो यही था कि प्रिपरेशन वीडियो से भी उनके 4 GPA आ गई थी, CGPA मैथ्स में। लेकिन हर किसी के साथ ये नहीं होता, ठीक है। तो लेक्चर लेना ज़रूरी है। इसमें मैंने थ्योरम्स नहीं करवाए हुए डिटेल में, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन वीडियो में अनएक्सपेक्टेड पेपर भी आ सकता है, तो वो लेने के लिए आपको लेक्चर ज़रूर लेने पड़ेंगे, क्योंकि वीडियो 2 घंटे की और तकरीबन होगी, 22 लेक्चर है, तो उसमें थ्योरम भी करवाती तो बहुत लेंथी हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने उसको स्किप किया, और बाकी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सारी इंक्लूड की है, ठीक है। तो अब बातें ज़्यादा नहीं करते और अपनी वीडियो पे आ जाते हैं कि टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने क्या करना है, रिलेशन को मैट्रिक्स में करना है, और रिलेशन को मैंने यहाँ पे एरो डायग्राम वाला भी कर दिया, और जो है डायरेक्टेड ग्राफ से भी कर दिया, क्योंकि ये अलग अलग था, हर उसका था हर रिलेशन के टाइप पे। लेकिन मैंने ये एक ही दफ़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि हर जो है हमारे पास आगे टाइप्स आएंगी रिलेशन की ना, उसमें भी हमें ये जो मेन लेक्चर है उसमें मैंने उसमें भी आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम और ग्राफिक डायग्राम करवाई, सॉरी डायरेक्टेड ग्राफ करवाया। लेकिन यहाँ पे मैं एक ही दफ़ा बता रही हूँ कि ये कैसे बनता है, बाकी आपने खुद बनाने होंगे, सही है। अब आपके पास क्वेश्चन है और रिलेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। आपकी मर्जी के आप ए वाला ऊपर रखते हैं या साइड पे रखते हैं, बी वाला साइड पे रखते हैं या ऊपर, या अगर आपको गिवन ना हो, ठीक है, तो आपने अपनी मर्जी से रखना है। और जिनका रिलेशन है, जैसे 1 और 3 का पेयर है, 1 और 3 का, तो आपने वहाँ 1 लगाना है, अगर नहीं है तो 0 लगाना है। 1 और 3 का है तो यहाँ पे 1 लगा दिया, 2 और 3 का है नहीं तो यहाँ 0, 4 और 3 का है नहीं तो 0, सही है। फिर 2 का देखें, 2 का 1 के साथ है, यहाँ पे 2 का 1 कहीं भी नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। 2 का 2 के साथ है, हाँ ये 2 और 2 है तो हमने यहाँ 1 लगा दिया। 2 का 4 के साथ है नहीं तो 0 लगा दिया, ठीक है। इसी तरह 6 को भी चेक करना है तो आपके पास एक डायगोनल में 1 आ जाएगी। अब ये हम कह नहीं सकते कि ये इसके इसी में आए हैं कि नहीं, एग्जाम्पल चेंज भी हो सकती है, आपके पास अलग अलग भी आ सकती है, ठीक है। पेयर कोई भी ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, तो आपके पास इस तरह मैट्रिक्स में करते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात साथ साथ ये भी बताती जाऊँ कि आप लोग पेपर में कैसे करेंगे कंप्यूटर पर। तो आपके पास वर्ड अलाउड होता है, MS वर्ड पेपर में, तो आपने वहाँ पर जाना है, और ऊपर आपके पास जो एक बार से बना होता है ना, उस पर
इंसर्ट टाइप होता है, इंसर्ट लिखा होता है, वहाँ पे जाके और आपके पास आगे सारा खुल जाता है। एंड पे इक्वेशन लिखा होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे इक्वेशंस खुल जाते हैं। तो उसमें मैट्रिक्स का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप कॉलम उठाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, अपने पेपर पे पेज पे जो है MS वर्ड पे पेस्ट करेंगे और उधर जो है ये वैल्यू सारी इंटर करेंगे। फिर आपने Ctrl+C दबा के इसको कॉपी करना है और अपने पेपर में जाके Ctrl+V दबा के प्रेस कर देना है, तो ये वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इतनी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पेपर में पहले तो आती नहीं है, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होता है और आप लोगों को इधर जाओ उधर जाओ तो ज़रा लेंथी हो जाता है। कोशिश करा करें कि आपने पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो जल्दी सॉल्व हो, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं एंड पर अगर आते हैं तो करें, नहीं आते तो आपने वो वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन छोड़ने हैं जो कि इस टाइप के हों, जिसमें ग्राफ बनाने हो, ड्राइंग्स बनानी हो, ये वाले छोड़ने होते हैं, क्योंकि फिर टाइम कम होता है और आपके फिर मेन क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है। और फिर दूसरा है एरो डायग्राम। इसी रिलेशन को लेते हैं, पहले वाले ऑर्डर पेयर पहले में आएंगे, सही है, 1 2 4 एक में और 3 2 6 दूसरे में। अब ऑर्डर पेयर 1 का 3 के साथ रिलेशन है तो 1 को एरो किया 3 की तरफ, 2 का 2 के साथ है 2 को एरो किया 2 की तरफ, 4 का 6 के साथ है तो 4 को एरो किया 6। इसका आगे पीछे भी हो सकता है कि 4 का 2 के साथ हो, अगर यहाँ पे 4 और 2 का 3 होता, ठीक है, 2 का 6 के साथ हो सकता है अगर यहाँ पे 2 और 6 का पेयर होता है, ऐसे। ठीक है, जो पेयर होते हैं आपने उसको एरो बनाना होता है, ये एरो डायग्राम होती है। अब ये कैसे करना है, ये आपने पेंट में जाके करना है। पेंट होता है, पेंट का ऑप्शन वहाँ पे खोलेंगे और ऊपर होता है सर्कल बनाए, स्क्वायर बनाए, इस तरह बनता है, वो एरो खींचेंगे तो ऐसे एक सर्कल सा बन जाएगा। फिर उसमें वैल्यूज़ इंटर आपने कर देनी होती है, दूसरी तरफ भी ऐसे खींचें और फिर लाइन को ऐसे करके एरो कर दें। वहाँ पर भी आपने उसको सेव करना होता है अपनी फाइल्स में, और फाइल में जाके जो है कंप्यूटर में, जैसे माई कंप्यूटर में फाइल होती है ना, वहाँ पर सेव करना है। लोकेशन वो देख लें आपके किधर सेव हो रहा है, वहाँ से आपने कॉपी करनी है लोकेशन और वो ला के आपने पेस्ट कर देनी है, तो वो पिक्चर जो है आपके पास सेव हो जाएगी। ठीक है, पिक्चर फॉर्म में सेव करना है, पिक्चर एज इट इज़ उतार के वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वो हो जाएगा आराम से। अब डायरेक्टेड ग्राफ है तो आपने क्या करना है, जितने नंबर है 1 2 4 और 3 और 6 है तो आपने सबको लिखा और जिसका जिसके साथ एरो जा रहा है वो करना है। 1 का 3 की तरफ जा रहा है तो 1 को 3 की तरफ एरो, 2 का 2 पे एरो है तो 2 का 2 पे एरो लेके लूप बना दिया, 4 का 6 है तो 4 का 6 की तरफ। इसके अलावा कोई और भी हो सकता है, 6 का 3 की तरफ हो सकता है अगर ऑर्डर पेयर हो 6 और 3 का, 3 का 4 अगर ऑर्डर पेयर हो 1 और 4 तो 1 को 4 की तरफ ले जाए, जो जो आपको दिया हो वही आपने पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, अब आता है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में आपने क्या करना होता है, आपको रिलेशन दिए होंगे। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन बहुत लोगों को बहुत दफ़ा मसला किया, आपके पास पहले तो अगर रिलेशन नहीं हो तो आपने क्या होता है, कंपोजिशन में क्या होता है, AB का रिलेशन हो R BC, ये दो BC का रिलेशन को हम S कहेंगे, इनसे रिलेशन बनाए, और A और C से जो रिलेशन होगा वो R.S होगा। ये हमने तब करना होता है जब हमें रिलेशन ना दी हो, तो हमने रिलेशन बनाना होता है। जैसे मैंने प्रोडक्ट बताया था ना, 1 को 2 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 8 के साथ, इसी तरह 2 को फिर 3 को, वैसे आपने रिलेशन बनाने होते, ऑर्डर पेयर बनाने होता है, उसमें आपसे अपनी मर्जी से रिलेशन लेना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये दोनों रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो आपने क्या करना है, R भी दिया हुआ है S भी दिया हुआ है, अब आपने क्या बंद करना है, R.S करना है, मतलब A और सॉरी कहाँ गया, A और C का आपने बनाना है रिलेशन। तो आपने क्या करना है, इन दो रिलेशन में आपने पहले वाले का सेकंड एलिमेंट और दूसरे वाले का पहला एलिमेंट, मतलब यहाँ पे अब 4 है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 पे, तो देखिए दूसरे में कहाँ पर फर्स्ट पे 4 है, तो उसको आपने काटना है और उन जो दोनों पेयर में जो नंबर रह गए उसका पेयर बना देना है। ठीक है, अब जैसे इसमें 4 है, ये ऐसे होता है कि आपके पास AB का पेयर है, ठीक है, दूसरा ये R हो गया, ठीक है, BC का जो पेयर है उसको हम S कह देते हैं। तो आपने क्या करना है, AC जो होगा, मतलब इन दोनों का जो होगा ना AC, उसको क्या कहते हैं, R.S कहते हैं। अब मतलब B और B कट गया ना, इसका पहले वाले का सेकंड कटा और दूसरे वाले का पहला कटा, तो जो रह गए हमारे पास AC बन गया। इसी तरह आपने इधर भी करना है कि इसका सेकंड वाला, ठीक है, B, जैसे ये सेकंड वाला B है और इसमें फर्स्ट वाला जो A है उसको काटना है, तो आपके पास AC बन जाएगा। अब जैसे इसमें 4 है, इसको काटें और इसका पहला नंबर 4 ये है, तो 1 7 का बनेगा ऑर्डर पे। ठीक है, सॉरी नज़र आ रहा है, 1 7 का बन गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखें 8 है। ठीक है, अब दूसरा देखें, यहाँ पे सेकंड पे 8 है और यहाँ पे कहाँ पे फर्स्ट पे 8 है, ये फर्स्ट पे 8, तो ये 8 और ये सेकंड वाला कट गया, तो 3 3 का पेयर बन गया, 3 3 का बना लिया। फिर देखें ये 4 आया है, ये 4 सेकंड पे और फर्स्ट पे 4 ये भी है, तो इसको काटें, 2 7 का एक बनेगा, 2 7 का, और दूसरा ये बाद में करते हैं। ठीक है, 1 8, तो ये 8 काटा और ये 8 कट गया, तो 1 3 का बन गया। सही है, 1 3 का। अब ये देखिए ये 4 और ये 4 भी तो कट रहा है आपस में ना, तो ये इसका 2 रह गया, इसका 5, तो 2 और 5 बना दिया, किधर, ये 2 और 5 बना दिया। ठीक है, 1 और 3 कहाँ पे है, 1, हाँ, 8 और 8 कट गया, तो ये क्या रह गया, 1 और 3, तो 1 और 3 का भी बन गया। इसी तरह ये 4 और ये 4 भी कटा है, तो 1 और 5 का बन गया। सही है ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूज करिए, लेकिन आपने ऊपर वाले के साथ नीचे वालों का पेयर बनाना है, जो जो खाली रह गए। अब ये नहीं है कि एक 4 ये और ये 4 कट गया तो अब 1 और 7 और कहीं भी नहीं कटेगा, ये 4 और भी चेक करें कि कहाँ पे फर्स्ट है। ठीक है,
यहाँ पे देखें तो ये सेकंड पे 4 है, यहाँ पे फर्स्ट पे 4, एक ये कट गया, यहाँ पे भी फर्स्ट पे 4 ये कट गया। तो आप इस तरह भी कर लें कि एक 17 बना ले, एक 15 बना ले। ये मैंने यहाँ पे एंड में बना लिए, आप एक साथ में बना ले 17। फिर 8 देखें, यहाँ पे सेकंड पे 8 ये है और यहाँ पे फर्स्ट पे 8 एक ये है, ठीक है, और ये भी फर्स्ट पे 8 है। ये तीनों फर्स्ट ऊपर के सेकंड, नीचे का फर्स्ट कट है, तो 3 3 का एक बनेगा और एक 1 3 का बनेगा। सही है। इसी तरह फिर 2 का देखें, 2 सेकंड पे 4 है, 4 ये और ये सेकंड पे 4, ये फर्स्ट पे 4, एक 2 7 का बनेगा और एक 2 5 का बनेगा, क्योंकि ये सेकंड फर्स्ट और ये सेकंड पे भी है। सही है। तो ये कट के 2 और 5 भी हो जाएगा, 2 और 5 बन गया, 2 और 7 भी बन गया। होप सो समझ आई होगी आपको। नहीं आई वीडियो पॉज करें, दोबारा से देखें, और फिर समझे नहीं आई तो मुझसे कमेंट करें। और मैंने ये कंपोजिट फंक्शन 4 दफ़ा समझाया है अपने लेक्चर में। सही है। MTH 202 में भी, 104 में भी। तो आप लोगों को अब तक तो समझ आ गई होगी, इतने ज़्यादा लेक्चर से ले लेकर। सही है। फिर भी आप लोग देख लें, यहाँ पर R में से जो है आपने B को काटना है और S में से आपने B जो पहले पर है, ठीक है, उसको काटना है। यहाँ पे आप देखें ये A है, पहली वाली वैल्यू, ये B है, इसमें ये B है और ये C है, तो आपने B को काटना है। ठीक है। इस तरह काट के जो रह गए ना मेंबर्स, उनका पेयर बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर पे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबी हो रही है और हम अभी बड़े पीछे हैं, 14 लेक्चर पे हैं इसकी प्रिपरेशन पर। अच्छा, टाइप ऑफ रिलेशन अब हमारे पास आया है, तो हमारे पास ये मैंने यहाँ पर फंक्शन करा दिया था, इसलिए इसको स्किप करेंगे, आगे करेंगे हम फंक्शन पे। हम रिलेशन करते हैं। सही है। रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्शन से समझ आती है आपको, जिसमें ए बिलोंग करे ए को, अपने ही सेट को, और ए बिलोंग जब ए को करे तो इसका मतलब है कि ए और ए दोनों रिलेशन को बिलोंग करे, मतलब सेम। अब आगे एग्जांपल में देखें, जैसे ए हो या बी हो, दोनों सेम हो। 1 1 जैसे कि होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है, 4 4, मतलब अपना ही सेम एलिमेंट दोनों पेयर में हो, ए और बी दोनों की जगह पे ए ही हो। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अब हमें यहाँ पे रिलेशन दिए होंगे, इसमें से आपने देखना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा नहीं। 3 4 5 है। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको पता है कि ये रिलेशन जो दिया हुआ है, इसमें हमारे पास 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए और 5 5 भी होना चाहिए। तो आप देखें, यहाँ पे 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा है तो उसको इग्नोर करें, तो ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्डर दिया हुआ है सेट का, वो तीनों इसमें मौजूद है। दूसरा देखें तो आपके पास डायरेक्ट ऐसे भी दिया जा सकता है कि 3 3 4 4 5 5 तीनों है। अगर यहाँ पे इसके अलावा कुछ और होता तो वो भी इसमें होना ज़रूरी था। जैसे अगर 6 होता ना, तो हम 6 6 भी देखते। ठीक है। लेकिन नहीं है, तो यहाँ पे तीनों ही रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास यहाँ पर R3 में अब एग्जांपल देखें, 3 4 4 5 3 5 और 4 4। सिर्फ एक 4 4 है, जो कि हमें एक तो नहीं चाहिए ना, हमें 3 3 नहीं है और 5 5 नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक है, तीनों का रिफ्लेक्शन हमें चाहिए था। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में हमारे पास अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, मस्ट। सही है। जैसे कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए उस रिलेशन में। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल भी देखिए, 1 2 और 4 है, तो हमारे पास 1 1 है और रिलेशन दिया है। रिलेशन से हमने बताना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 1 2 4 4 2 1 4 और 4 1। अब देखिए 1 1 तो आपके पास सिमेट्रिक है, जिसमें अगर किसी पेयर में 1 1 2 2 3 3 हो ना, तो उसको इग्नोर करके आपने उसके अलावा वैल्यूज़ को देखना होता है, क्योंकि वो सिमेट्री ऐसे ही काउंट होती है। ठीक है। अब ये सिमेट्री तो है। अब 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, हाँ ये भी है, ये भी। 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए, ये भी है, ये इसका भी पेयर है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। दूसरा देखें तो हमारे पास 1 4 है, तो यहाँ पे 4 1 नहीं है, ये 4 4 है। ठीक है। 4 4 भी सिमेट्री में काउंट होता है, 2 2 भी काउंट होता है, 1 1 भी होता है, लेकिन यहाँ 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए था, तो 4 1 नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। अब 1 1 है, 2 2 है, 4 4 तीनों है, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है। और ये रिफ्लेक्सिव भी है, अगर रिफ्लेक्सिव का पूछा हो तो हम इसको रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये ऑपोजिट भी है। ए सेम हो गया ना, बी ए और बी, तो बी ए वैसे भी करें तो 1 ए आता है। जैसे कि अब ये ए और बी है, और बी और ए करें तब भी 1 1 ही आएगा, इसकी जगह चेंज कर लें तो तब भी 1 1 ही आएगा, तो इसलिए हम इसको सिमेट्री भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक जो है, अब इसमें हमारे पास एक चीज़ है, पॉइंट है कि अगर हमारे पास ए बी है और बी ए है, जैसे हमारे पास सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज है ना कि बी ए है तो ए बी भी होना चाहिए, तो इसमें ये कहते हैं कि अगर ए बी है और बी ए है तो तब बी ए के इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, जैसे 1 1 2 2, तो इसको हम एंटी सिमेट्रिक कहेंगे। अगर हमारे पास इसके अलावा 1 3 है और 3 1 3 1 है,
ठीक है, दोनों उल्टे हैं जैसे सिमेट्री की प्रॉपर्टी, तो ये सेटिस्फाई नहीं करती क्योंकि हमें तो दोनों इक्वल चाहिए थे ना। अगर सिर्फ 3-1 होता तो हम कहते कि हाँ ये सिमेट्री, ये वॉयलेट नहीं करी एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी, लेकिन इसका ऑपोजिट भी अगर बी ए बी है तो फिर उसको इक्वल होना चाहिए। सही है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें 1 2 3 4, अब इसको देखें 1 1 2 2 3 3 4 4, ये एंटी सिमेट्री है क्योंकि ये इक्वल है, ए बी का इक्वल है, चारों नंबर है तो इसको हम एंटी सिमेट्री कहते हैं। दूसरा देखें 1 2 है, 1 1 है, 1 3 है, और यहाँ पे देखिए 3 1 है, इसको वॉयलेट करने के लिए 3 1 मतलब उल्टा हो जाएगा, नहीं है तो हाँ नहीं है, सही है। 4 2 है तो देखिए 2 4 है, 2 4 भी नहीं है, हाँ ये भी वॉयलेट नहीं करता, ठीक है, ये भी वॉयलेट नहीं कर रहा, ये भी वॉयलेट नहीं कर रहा, और 2 2 तो है ही एंटी सिमेट्री, ये भी एंटी सिमेट्री, ये भी एंटी सिमेट्री, तो ये एंटी सिमेट्री होगा। सही है। अगर ये दोनों के भी ऑपोजिट होते ना तो हम फिर कहते कि ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये एंटी सिमेट्री नहीं है। तो या यहाँ पे ये एंटी सिमेट्री है क्योंकि इसको भी वॉयलेट और इसको वॉयलेट करने के लिए हमारे पास इसका ऑपोजिट नहीं है। 1 1 भी है सिमेट्री, अब देखिए 1 3 है और 3 1 भी है, तो ये तो इक्वल ना हुए ना। तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 है, दूसरा देखिए तो 1 3 है और 3 1 भी है, इसका ऑपोजिट भी है। तो जब ऑपोजिट इस तरह होते हैं तो फिर उसका मतलब है कि वो सिमेट्री की प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। एंटी सिमेट्री में तो हमें ये कहा है कि अगर 3 1 है तो 1 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 4 है तो 4 2 है तो 2 4 नहीं होना चाहिए, अगर ये है तो फिर इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल नहीं है तो इसलिए ये एंटी सिमेट्री नहीं है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, अगर ए बी रिलेट कर रहा है आर को और बी सी, दूसरा सेट है बी सी रिलेट कर रहा है आर को, देन ए सी भी रिलेट करना चाहिए आर को, मतलब कि पहले वाले सेट का पहला और दूसरे वाले सेट का दूसरा, ठीक है, इसका भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। अब एग्जांपल देखिए 1 2 3 है, अब यहाँ पे 1 1 तो होता है, सही है, जैसे रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, तो ये ट्रांजिटिव भी 1 1 और 2 2 ये इसमें काउंट होते हैं, ठीक है। अब 1 2 है तो पहले का इसका दूसरे नंबर से स्टार्ट होने वाला कोई पहला हो, हाँ ये है, तो अब 1 3 भी होना चाहिए, तो इसमें 1 3 देखिए है तो ठीक है। 2 2 और ऑलरेडी काउंट होता है और ये जो है इसमें आ गया, तो ये ट्रांजिटिव है हमारे पास। सही है। दूसरी एग्जांपल देखिए तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो ये तो 2 2 है, 2 1, हाँ ये 2 1 है। अब 2 1 भी है, 1 2 और 2 1 भी है, तो 1 और 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 इसमें तो नहीं है, तो इसलिए ये पहली प्रॉपर्टी देके आप कह सकते हैं कि ये नॉट ट्रांजिटिव। सही है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेक्चर नंबर 15 आता है, इसमें हमारे पास पार्टीशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन आता है। पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन करते हैं क्योंकि अभी हमने ताज़ा जो है पढ़ा है रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम ये यहाँ से देख के कर लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव, एंटी नहीं हो, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक इसमें नहीं आता। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों की प्रॉपर्टी अगर जिस रिलेशन में सेटिस्फाई कर जाए तो वो हमारे पास रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब एक रिलेशन दिया हुआ है हमें, अब इसमें देखें कि आपके पास ये रिफ्लेक्सिव है, पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करें। अब 1 2 3 4 है तो 1 1 भी है, हाँ 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी होना चाहिए, ये 4 4 भी है, तो हाँ ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए क्या है कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो इन लफ्जों के अलावा जो पेयर्स हैं इनके अलावा वाले देखें, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, हाँ ये भी है, 4 2 है तो 2 4 भी होना चाहिए, हाँ ये भी है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि 1 2 और इनको छोड़ दें, 1 1 2 2 3 3 को छोड़ दें, 2 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला दूसरा ये आ गया, 3 से स्टार्ट होने वाला ये, तो हमारे पास 2 3 भी होना चाहिए, हाँ 2 3 तो ये है। फिर दूसरा देखें 4 2, 3 3 को छोड़े, 4 2 देखें, 2 से स्टार्ट होने वाला एक और नंबर हमारे पास, हाँ है ये 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो अब हमारे पास इसका पहला और इसका आखिरी 4 4 भी होना चाहिए, तो 4 4 भी है इसमें, तो इट्स मीन कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जिसमें होती है तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन आया। अब हमारे पास आता है पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन इससे पहले हाँ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन देखेंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंस का ही आगे हमारे पास पार्ट आता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये 3 लाइंस जिसमें होती है ना इसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन पेपर में लाजमी आ सकते हैं क्योंकि 2 स्टेप के क्वेश्चन है ये। अब देखिए एक आसान तरीका मैंने आपके लिए किया, ये दूसरा जो पेपर में करने वाला तरीका है, ठीक है। आपने क्या करना है, 22 कॉन्ग्रुएंस 1 है ना, तो आपने 22 - 1 लिखना है। ये 3 लाइनों को हटा के समझे माइनस है, माइनस लगे हुए ना माइनस की तरह, तो ये समझे 22 - 1 और mod 3 है तो डिवाइड बाई 3, इसका मतलब 22 में से 1 चला गया तो 21 आ गया डिवाइड बाई 3। अब देखिए ये दोनों डिवाइड होते हैं, हाँ 3 1 3 3 7 21, तो 7 3 की टेबल में आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। पेपर में आपने इस तरीके पे आप डिवीजन नहीं डाल सकते, तो इसलिए पेपर में ये तरीका करना होता है। आपने 3 लिखना होता है, ये मॉड वाला जो नंबर है साइड पे ले जाना होता है, और 22 - 1 इधर लिखना होता है इस तरह। फिर 3 मॉड ये लाइन लगा के और इसको माइनस किया तो 21 आ गया आपके पास। तो देखिए ये 27 की 3 जो है 3 की टेबल में 21 आते हैं, हाँ 3 7 21 7 आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट टू
क्या कहते हैं मॉड 3 है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टीशन। पार्टीशन आपको पता है कि कैसे होती है, ये मैंने पहले भी डिटेल में समझाया है। आपने एक सेट होता है उसको पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, लेकिन डिसजॉइंट पार्ट्स। मेन बात क्या है कि एक पार्ट में दूसरे पार्ट का कोई एलिमेंट ना हो, डिसजॉइंट हो। सही है। डिवाइड सेट टू डिसजॉइंट सबसेट। सबसेट मतलब इसके जो है ग्रुप्स बने, इससे ही पार्ट्स बने। तो हमने ले लिया 1 2 3 4 और अलग 5, मतलब अब 2 इसमें नहीं होना चाहिए, 3 इसमें नहीं होना चाहिए, 4 इसमें नहीं होना चाहिए, ये तीनों डिसजॉइंट हो। तो जब ये प्रॉपर्टी हो जाए तो इसको हम कहते हैं पार्टीशन। देखिए कितने छोटे छोटे स्टेप वाले क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है। हमारे पास आता है अब इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन का दूसरा जो हमारे पास लेक्चर है, लेक्चर 17, उसमें हमारे पास अब हम देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? क्लास फ्रॉम इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है क्या हो? जिसमें सारी प्रॉपर्टीज सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो। पहले तो आपने देखना है कि वो रिलेशन आपके पास रिलेशन क्या कहते हैं इक्विवेलेंस है कि नहीं। ठीक है। अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस है तो फिर आपने उसकी क्लासेस बनानी है। क्लासेस कैसे बनानी है? अब यहाँ पे हमें रिलेशन दिया हुआ है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, 4 4 भी है, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है। 1 3 है तो 3 1 भी है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी। और ट्रांजिटिव के लिए अगर 3 से स्टार्ट होने वाला 3 है तो 1 1 भी होना चाहिए, जी 1 1 भी है। ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं इसमें, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमने इसकी क्लासेस कैसे बनानी है? आपने हर पेयर है ना, हर पेयर 1 2 3 4 सबको क्लास में लिखना है। ये क्लास ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। अब आपने देखना है जो क्लास है उसका पहले नंबर की क्लास में क्या है। ठीक है। 1 की क्लास में क्या है? 3, तो आपने 3 लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, आप इसको ऐसे लिख दें, पहले लिख दें, या ये ऐसे लिखें, आपके लिए आसानी के लिए इसको ऐसे लिखें। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। 1 की क्लास में पहले क्या है? 3 है, 3 डाल दिया। और 1 की क्लास में क्या है? 1 की क्लास में 1 है तो 1 डाल दिया। ठीक है। ये ऐसे लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्डर पेयर उल्टा हो गया है ना, यहाँ पे सबसे पहले 1 1 आता था, मैंने जब वो लिखा तो मुझसे ये मिस हो गया, तो मैंने ये एंड पे डाल दी। ये देखें, इसलिए आपके पास 3 की क्लास में 1 आता है और 1 की क्लास में ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। दूसरा आप देखें 2 की क्लास कहाँ है? 2 की क्लास मतलब 2 से स्टार्ट होने वाली की क्लास में सिर्फ 2 है, तो इसलिए आपने 2 लिख दिया। सही है। 3 की क्लास में क्या? अब 3 देखें, 3 की क्लास में 1 है, आपने 1 डाला। और 3 की क्लास में क्या है? 3 है, तो आपने 3 डाला, 1 और 3। फिर 4 की क्लास देखें, यहाँ पे 4 से स्टार्ट होने वाला एक ही है, जिसमें 4 ही है, तो सिर्फ 4 एक आया। ठीक है। अब आपके पास ये सारी जो इक्विवेलेंस क्लास बनी है, इससे आपने क्वोशंट सेट बनाना है। क्वोशंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लासों का सेट। ये सारी क्लासें हैं, इनका सेट हम बना लेते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं नंबर उनका नहीं डालेंगे। अब ये देखिए 1 और 3 के ऑर्डर पेयर सेम है, 3 1 है और 1 3, दोनों सेम ही है ना, तो इसलिए हम इन दोनों में से एक को लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्लास सेट देखें तो क्वेश्चन सेट में हमने 1 लिया, 2 लिया क्लास और 4 लिया, 3 नहीं लिया क्योंकि 3 और 1 के हमारे पास पेयर सेम आ रहे थे, तो इसलिए हमने सिर्फ 1 लिया। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है सेम है पार्टीशन की तरह। पार्टीशन वाला टॉपिक अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, उससे ही सेम करता है पार्टीशन। क्योंकि पार्टीशन में हर मेंबर अलग होते हैं ना, जैसे इसमें क्या था? 1 और 3 था। ठीक है। पहले वाली क्लास में, दूसरी क्लास में सिर्फ 2 था और चौथी क्लास में सिर्फ 4 था, तो 1 2, अब देखिए ये पार्टीशन ही हो गई ना, 1 2 3 4 पार्टीशन हो गई इनकी। तो इनमें से कोई भी इसमें तो नहीं है ना, मतलब ये वाले कोई भी दूसरी क्लास में तो नहीं आ रहे ना, तो इसको हम पार्टीशन भी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा है कि ये पार्टीशन है। ठीक है। लेक्चर नंबर 17 है हमारे पास, आता है फंक्शन एज रिलेशन। अब आपने तो पहले देखना है कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन आपको पता होगा तो आपने ही आगे समझना है कि रिलेशन क्या होता है। सही है। पहले तो फंक्शन को देखें तो आपको मैंने पहले एरो डायग्राम से आसान तरीके से बताती हूँ कि फंक्शन वो होता है कि ये आपके पास पहली वाली जो क्लास है ना, मतलब एक्स और इसको वाई कहते हैं, और इसके दरमियान जो रिलेशन है इसको एफ कहते हैं, फंक्शन। ठीक है। आप इसको जी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, एक्स और वाई जी भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो आपके पास फंक्शन तब होगा कि हर नंबर से एरो जा रहा हो, इससे भी एरो जा रहा है, इससे भी एरो जा रहा है, इससे भी। ठीक है। कोई नंबर अकेला ना रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे तीनों पे है, 4 अगर होता और इस पे एरो ना होते तो हम कहते हैं कि फंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीनों से एरो जा रहा है। और दूसरी बात ये कि हर एक से एक ही एरो जाए, ऐसे ना हो कि 1 से 2 एरो जा रहे हो, 1 से एक एरो 4 को जा रहा हो, 1 से एक एरो 5 को जा रहा हो, ऐसे भी ना हो। ऐसे भी हुआ तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि तीनों पे से एरो जाए और एक एक एरो जाए। ठीक है। हमारे पास ये फंक्शन है। इसी के मुकाबले में दूसरी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ से 2 से 2 एरो जा रहे हैं, एक 5 को एक 6 को जा रहा है। ठीक है। तो ये मतलब कि फंक्शन नहीं है, क्योंकि इससे 2 एरो जा रहे हैं, तो ये फंक्शन ही नहीं है। फिर हम कैसे देखेंगे इसका रिलेशन है कि नहीं? तो फंक्शन नहीं है तो फिर हम रिलेशन भी नहीं देखते। दूसरा आप देखें तो अगर आपको रिलेशन दिए हों और आपने बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन के हैं या नहीं, तो वो देखें। अब आपके पास वही पेयर है 1 4 2, 1 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ और 3 का 4 के साथ। अब आपने देखना है कि ये 1 3 4 पहले नंबर पे हो, 1 पे
यहाँ पे 2 पहले पे है, यहाँ पे 3 पहले पे, हाँ कोई मेंबर नहीं रह रहा, सही है। और दूसरे नंबर अगर 2 दफ़ा भी रिपीट होते हैं तो मैटर नहीं है। यहाँ 4 देखें 2 दफ़ा है तो वो मैटर नहीं है। आपने ये देखना है कि पहला नंबर एक एक दफ़ा और सारे कवर हुए हो, 1 2 3 एक एक दफ़ा। अब ये दूसरा देखिए, इसके मुकाबले में 1 2 2 3 है, तो 2 2 दफ़ा पहले पे आ गया है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, सही है। इस तरह रिलेशन में हमने ऐसे देखना होता है कि हर पहला नंबर एक ही दफ़ा हो, 1 एक दफ़ा हो, 2 एक दफ़ा हो, 3 एक दफ़ा हो। यहाँ 2 दफ़ा आया तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब आपको पता चल गया फंक्शन कैसे देखते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला हो और उससे हमने फंक्शन फाइंड करने हो तो वो कैसे होता है। आपको कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे हमें दिया है एक्स की वैल्यू x² + 1 दी है, तो आपने आप कहा होगा कि f1 फाइंड करें, f2 फाइंड करें या f4 फाइंड करें, तो आपने क्या करना होता है, f4 x की जगह डालना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 की जगह हमने डाला तो यहाँ पे भी x² की जगह हम 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और 1 एज इट इज 1 1 प्लस किया तो 2 आ गया। इसी तरह अगर 2 फाइंड करना होगा तो 2 डालेंगे x की जगह, 2 को 2 दफ़ा करें, 2 2 4 और 1 एज इट इज, दोनों को ऐड किया तो 5, ठीक है। इस तरह शॉर्ट से आपको वैल्यूज भी दी जा सकती है कि ये फाइंड करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है कि जो अपने साथ ही पेयर बनाए, ईच एलिमेंट टू इटसेल्फ, अपने साथ ही पेयर हो, ए कोई सेंड हो रहा हो, जैसे ए का सेट है और दूसरा भी ए है तो 1 का 1 के साथ ही पेयर हो, 2 का 2, जैसे रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव जो है ना वो प्रॉपर्टी आइडेंटिटी फंक्शन की होती है, इस तरह आप याद रखें ये, क्योंकि ये देखिए रिफ्लेक्सिव ही है ना कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3, ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव जो होते हैं आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे पास कंपोजिशन ऑफ रिलेशन हमने पढ़ा है, वैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या करना है, हमें एफ की वैल्यू दी है और जी की दी है और हमें कहा है एफ ऑफ जी फाइंड करें या जी ऑफ एफ, यहाँ पे हमें जी ऑफ एफ भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होता है कि एफ के अंदर जी का फंक्शन है, ठीक है, और अगर जी ऑफ एफ है तो जी के अंदर एफ का फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने पहले फाइंड करना है एफ ऑफ जी, तो इसका मतलब है एफ के अंदर जी का फंक्शन, सही है। अब क्या करना है, आपने जी की जो वैल्यू है वो आपने डालनी है, ठीक है। एफ एज इट इज़ रहेगा, जी की वैल्यू क्या है x² - 3, तो जी एक्स की जगह आपने x² - 3 डाल दी। अब ये क्या बन गया, एफ एक्स बन गया ना, ये पूरी वैल्यू x की आ गई, एफ एक्स। अब आपने एफ एक्स में ये डालना है, ठीक है। एफ क्या है, 3x - 4, तो 3 एज इट इज़ आएगा, x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, 2x² - 3 आ गया और -4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 3x² तो 3x² आएगा, 3 3 ज़ा 9 आ गया, -4 एज इट इज़, 3x² एज इट इज़, इन दोनों को माइनस किया, माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड करें तो 13 आता है और साइन बढ़ेगा लगता है तो इसलिए -13 आ गया, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स एफ करना ऐसे ही हमने जी लिखना है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले डालनी है, 3x - 4, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जी एक्स बन गया, तो जी हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, x² - 3, तो x हमारे पास तो ये है ना, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर डालना है, इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर डाला क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, तो x के ऊपर स्क्वायर और -3 एज इट इज़ ये वाला, ठीक है, ये आ गया। अब इसको स्क्वायर का मतलब है कि ये 2 दफ़ा है, तो हमने इसको 2 दफ़ा लिखा और -3 वैसे का वैसे ही। अब ये 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई मतलब हो रहे हैं ना, 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई रखेंगे, फिर -4 को इस पूरे के साथ रखेंगे। अब 3 3 ज़ा 9 और x² आ गया, 3 4 ज़ा 12, माइनस आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, -4 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12 और माइनस आ गया, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है, और -3 एज इट इज़, -9x² एज इट इज़, और इन दोनों को सेम है तो ऐड कर लिया 24, और बड़े का साइन लगता है तो दोनों से 12 ही है तो -12 आ गया, -24 आ गया, सॉरी 16 में से 3 चले गए तो 13 और बड़े का साइन लगा तो +13 आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपने ये सॉल्व करने होते हैं। मैंने कोशिश की है कि हर एग्जांपल चेंज लूँ, जैसे हमने लेक्चर 18 में कंपोजिशन फंक्शन किए थे उसमें मैंने अलग एग्जांपल करवाई थी, इसमें अलग कि आपको और टाइप्स भी एग्जांपल आते रहें, ठीक है। लेक्चर 19 है हमारे पास, टाइप्स ऑफ फंक्शन इसमें हम देखेंगे। अच्छा, हमारे पास अब टाइप आती है, एक तो 1 to 1 फंक्शन होता है जिसको इंजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। 1 to 1 से मतलब कि एक का पेयर एक के साथ ही बने। फंक्शन आपको पता है ना, जैसे हम एरो डायग्राम कर रहे थे तो ऐसे 2 फंक्शन होते हैं, तो आपको पता है 1 का पेयर 1 के साथ हो ऐसे, या ऐसे 1 के साथ हो, या जैसे भी होता है, लेकिन 1 का एलिमेंट 1 के साथ ही हो तो उसको हम 1 to 1 कहेंगे। नाम से ही पता चल रहा है 1 to 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मस्ट हैव डिस्टिंक्ट इमेज, एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, यहाँ से भी एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो। तो ये एग्जाम्पल देखें तो एरो डायग्राम से मैंने समझाई हुई है, यहाँ पर ABC है, 1 2 3 4 है। अब यहाँ पे देखें तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की 1 ए की 1 के साथ है, बी की 4 के साथ। पहले तो देखें ये फंक्शन है क्योंकि हर एक से एक एरो जा रहा है और कोई एलिमेंट भी नहीं रहता। यहाँ पे एक रह रहा है, ज़रूरी नहीं है इसको देखें क्योंकि 1 to 1 में हम देख तो रहे 1 to 1 तो हो रहा है सबका, ठीक है। एक यहाँ एक्स्ट्रा रह जाए मैटर नहीं करता, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा रहा तो वो फंक्शन ही नहीं होगा,
नेक्स्ट आता है ऑन टू फंक्शन सर्जेक्टिव। ऑन टू के लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ के जो सारे एलिमेंट है ना उससे उस पे एरो आ रहा हो, चाहे दो आ रहे हो लेकिन एरो ज़रूर आए। अब यहाँ पे देखें एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, ये वाई होता है और ये एक्स इज़ द इमेज ऑफ एक्स, मतलब हर एक की इमेज हो। जैसे देखें यहाँ पे सारे एलिमेंट पर एरो है, यहाँ से सारे एलिमेंट से एरो जा रहा है और एक एक एरो जा रहा है तो फंक्शन है, और यहाँ पे भी सब पे एरो आ रहा है तो इसलिए ये हमारे पास ऑन टू हो गया। सही है। वन और वन भी होता है कि 1 to 1 है, क्यों एक एक एरो है, और ऑन टू भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे ऑन टू पढ़े तो इसलिए हम ऑन टू को देख रहे हैं। दूसरी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ए बी सी डी है, 1 2 3 है। अब यहाँ से देखिए सबसे एक एरो जा रहा है और कोई एलिमेंट भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट है और 2 पे 2 आ रहे हैं तो मैटर नहीं करता कि 2 पे 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, हर एलिमेंट तो इमेज है ना किसी का, तो इसलिए ये ऑन टू है। 1 to 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 to 1 के लिए ज़रूरी है कि हर इमेज का एक एरो एक इमेज पे जाए। सही है। और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं रहता तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑन टू है। ये सारे एलिमेंट्स की इमेज, सारे एलिमेंट किसकी इमेज है, एक्स की इमेज है। बाइजेक्टिव आता है जो फंक्शन हमारे पास 1 to 1 हो और ऑन टू हो वो बाइजेक्टिव होते हैं। ठीक है। अब 1 to 1 के लिए 1 का 1 के साथ रिलेशन हो और ऑन टू के लिए सारे वाई को पे एरो आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए सब वाई पे एरो है और 1 1 रिलेशन है। यहाँ पे भी देखिए हर एक से एक एरो जा रहा है, कोई भी डबल एरो नहीं जा रहे हो, यहाँ पे भी हर एक पे एरो आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये 1 to 1 है और बाइजेक्टिव है। अब आपको पता होना चाहिए 1 to 1 और ऑन बाइजेक्टिव जो है हमारे पास उसका इन्वर्स भी फंक्शन होता है। ठीक है। ये डिटेल में हमने लेक्चर नंबर 19 में पढ़ा है। यहाँ पे मैं आपको ये टिप्स बता रही हूँ कि इन्वर्स इसका क्या होगा, कि इन्वर्स कैसे लेते हैं, कि आपने एरो चेंज कर लेने हैं। जैसे हमने रिलेशन में इन्वर्स पढ़ा था ना कि उन दोनों की जगह स्वैप कर देते हैं, इसमें भी यही होता है कि हम एरो स्वैप कर देते हैं। जगह चेंज कर लें तो एक ही बात हो जाएगी, यहाँ पे एक्स वाई जेड आ जाएगा, या एरो चेंज कर ले तब भी एक बात हो जाएगी। हम जगह चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने उधर भी जगह ही चेंज की थी। ठीक है। ए बी सी की जगह यहाँ पे एक्स, यहाँ पे y और यहाँ z कर लेते हैं, यहाँ पे a b c कर लेते हैं। अब एरो देखें, इसका एरो इधर जा रहा है, इसका एरो इधर जा रहा है, इसका एरो इधर जा रहा है, तो ये देखें ये भी फंक्शन ही है ना, तो हमारे पास बाइजेक्टिव का इन्वर्स भी फंक्शन ही होता है। ठीक है। ये बात याद रखना, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट आता है इनवर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन जो होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं क्योंकि उनका इन्वर्स भी क्या होता है, फंक्शन होता है। सही है। ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पॉइंट ही लिख दिया है कि इन्वर्स जिस फंक्शन का होता है वो हमारे पास इन्वर्टिबल होते हैं। तो हमें तो पता है कि इन्वर्स किस फंक्शन का होता है, सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स हमारे पास फंक्शन होता है। सही है। नेक्स्ट आता है इंटीजर वैल्यू फंक्शन। इंटीजर वैल्यू आपके पास इस तरह पेपर में दिया जा सकता है कि इंट लिखा हो और वैल्यू हो। इंटीजर वैल्यू फंक्शन में हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है उसको हटा देते हैं और सिर्फ जो नंबर होता है उसको हम आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे इंट 3.46 है तो हमने 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे √6 है तो √6 कैलकुलेटर पे निकालें तो आता है 2.44, तो हमने पॉइंट और आगे नंबर काट दिए तो हमारे पास सिर्फ 2 आ गया। ठीक है। इंट वैल्यूज़ की इसी तरह अगर कोई खाली वैल्यू हो, नंबर हो, तो उसकी वैल्यू वही आएगी। इसमें पॉइंट नहीं है तो 9 ही आ गया। और इसी तरह माइनस वाला कोई हो तो वो माइनस के साथ ही आएगा, बाकी पॉइंट के बाद वाला नंबर कटेगा, माइनस के साथ वो नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। -8 जैसे इंट इसका क्या है, -8 है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिमाइंडर फंक्शन। रिमाइंडर फंक्शन आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे डिवीजन करते हैं उसका रिमाइंडर जो रह जाता है ना वो फंक्शन होता है। तो हमारे पास आया 22 mod 7, तो हम कैसे डिवीजन करते हैं 22 अंदर 7 बाय, तो 7 3 21 होता है। रिमाइंडर क्या रह गया 1, तो इसका आंसर क्या है 1। रिमाइंडर फंक्शन है ना तो रिमाइंडर हमने आंसर लिखना होता है। इसी तरह हमारे पास -26 mod 7 है, तो हमने इसकी डिवीजन कैसे करनी है ये गौर से समझे कि -26 है तो हमने माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, और हमने इसमें 26 अब है ना तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि 7 3 21 ले। हमने यहाँ आप कहेंगे बड़ा नंबर क्यों लिया, बड़ा इसलिए लिया कि नेगेटिव है, नेगेटिव में जितने बड़े नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है कि पॉजिटिव में 1 के बाद बड़ा क्या होगा 2 होगा, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा 1, और अगर 2 हुआ -1 से -2 छोटा होगा, क्योंकि जितने नेगेटिव दूसरी साइड पे जाते हैं ना वो नंबर छोटे होते जाते हैं। इसलिए हमने 4 से लिया कि -4 वाला, एक मिनट, कि -4 वाला जो नंबर है वो छोटा है। ठीक है। 7 4 28, 26 से 28 -28 छोटा है, और माइनस में क्या करते हैं हम नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं। ये -28 था तो ये चेंज होकर प्लस हो गया, तो हमने इन दोनों को माइनस किया तो 2 आ गया। अब आप लोग मुझसे एक बच्चे ने स्टूडेंट ने पूछा था कि ये माइनस में हम कब साइन चेंज करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा बचपन में जब हम करते थे सब्ट्रैक्शन तो हम कैसे करते थे, इन दोनों का जैसे अब 2 1 है और 3 4 है तो हम क्या करते थे, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस, अगर प्लस ऐसे करते थे ना तो हम नीचे वाले सारे नंबर्स के साइन चेंज कर देते थे। सब्ट्रैक्शन में ये माइनस होता था तो ये प्लस हो जाता था, ये प्लस होता था तो ये माइनस हो जाता था, फिर करते थे। तो वो उनको समझ नहीं आ रही थी तो मैंने फिर दूसरा तरीका बताया आपको कि माइनस कैसे करते हैं। 26 माइनस कर रहे हैं -28, ऐसे लिखा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
-26 में से 28 प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, सही है। बड़े से छोटा माइनस किया तो 2, और साइन किसका लगेगा, बड़ा का, तो +2 आंसर आया। ठीक है, अगर आपको माइनस समझ ना आ रही हो, ये साइन वाला स्टेप आपको भूलता है, तो आप लोग ऐसे कर लें, ये -26 लिखें और माइनस करें, तो बीच में माइनस और -28 ब्रैकेट में, क्योंकि ये इसका साइन है। फिर इन दोनों को माइनस माइनस +28 हो गया, और बड़े से छोटा माइनस किया तो 2 आ गया। ठीक है, अब समझ आ गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है ये वाले स्टेप से। लेकिन आपको ये याद रखना है कि माइनस नंबर जब डिवीजन में कर रहे हो तो आपने बड़ा वाला लेना होता है, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना वो छोटा हो जाएगा माइनस में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होता है, पावर वाले टाइप में जो होता है, उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। और इसमें हमें पास एक्सप्रेशन होती है कि 0 इसमें ना ग्रेटर होना चाहिए। बेस जो है ना, ये नीचे वाला ए जो है, बेस हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 5 के ऊपर x है, तो ये हमारे पास बेस बड़ी है ना 0 से, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन काउंट होता है। ठीक है, 0 अगर हो गया तो फिर उससे वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में हमारे पास लॉग की फॉर्म में आता है, और हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग b के ऊपर x। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कि लॉग a के ऊपर 8 है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी जाती है कि क्या है। तो आपने क्या करना होता है, 2 को, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, इसको आपने इतनी दफ़ा इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि 8 ये वाला नंबर आ जाए जो हमारे पास दिया हुआ है। तो हमने 2 को किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम। तो हमने क्या लिख दिया, ये 3 है, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने 3 बताया, जैसे कि इसका मतलब है कि 2 के ऊपर क्या है, 3 टाइम्स। 2 को 3 टाइम्स करो तो 8 आता है, सही है। ये नीचे वाली नंबर को इसी के साथ इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है कि ये ऊपर वाला नंबर आ जाए। इसी तरह अब हमारे पास 2 के ऊपर 64 है, तो 2 को इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें 2 के साथ ही कि 64 आ जाए, तो करते रहे। तो 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब 2 के ऊपर क्या है, 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है, 2 को 6 टाइम 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। देखिए शॉर्ट है, इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत आसान से लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं कि हमने इसको क्या करना है। ऐसे ना हो आप लोग 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 ज़ा 16 लिख दें आंसर। नहीं, 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 8 आए। ठीक है, यहाँ पे 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 64 आए, सही है। ये पॉइंट याद रखें आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं, बेस स्टेप हमारे पास होता है इसमें, और एक रिकर्सिव स्टेप होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास इंडक्शन में पढ़ा था ना, मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी तरह ये हमारे पास रिकर्सिव स्टेप होता है, और बेस स्टेप होता है, रिकर्सिव स्टेप होता है। इसमें हमें रूल दिया होता है, सही है। उसमें हमारे पास क्या होता था, हम कहते थे P1 ट्रू है तो Pn2 ट्रू है, तो Pk भी ट्रू होना चाहिए, और Pk + 1 भी ट्रू होना चाहिए। वो सारा क्वेश्चन था। इसमें हमारे पास रिकर्शन वाले में क्या आता है कि हमें इनिशियल वैल्यू दी होती है, और साथ में हमें रूल दिया होता है जो कि हमारे लिए वैल्यू डिफाइन करता है आगे की। ठीक है, अब एग्जांपल देखें तो हमारे पास है f1 और f2 हमने फाइंड करना है, और इनिशियल वैल्यू हमें दे दी f0 क्या है 1, इनिशियल वैल्यू दे दी, और हमें फॉर्मूला दे दिया, रूल दे दिया जिससे हम बाकी की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो बेस स्टेप आपने लिखा f0 = 1 लिख दिया बेस वाले में। रिकर्सिव स्टेप में आपने क्या लिखना है, फॉर्मूला पहले लिखना है। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला लिखा, और आपने आपको बता दिया कि n किधर से शुरू हो रहा है, n पहले 0 से शुरू हो रहा है, फिर 1 फिर 2 अप टू आगे जाता रहेगा। तो आपने n की वैल्यू पहले 0 लेनी है इस फॉर्मूले में, तो आपके पास f1 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ देखिए n0 लगाया है, यहाँ पे भी n0 लगाया है। अब f0 + 1 तो 1 आ गया। f0 हमारे पास क्या था, 1 था, तो हमने f0 1 लगा दिया। s2 + वैसे का वैसे, f1 वैसे का वैसे, ये दोनों को ऐड किया तो 3, तो f1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब n हमने 1 पुट करना है, इसी फॉर्मूले में n1 करें, यहाँ पे n1 आ गया तो दोनों को ऐड किया तो 2, यहाँ पे भी n1 की 1 आ गया। f1 क्या था, 3 आया तो 3 लिख दिया, s2 एज इट इज़, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 5 आ गया। तो f2 की क्या वैल्यू आ गई, 5। इसके बाद f3 f4 भी आप फाइंड कर सकते हैं। पेपर में इतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते, 2 स्टेप तक या 3 स्टेप तक ही आपसे पूछा जाएगा कि ये सॉल्व कर। ठीक है, तो कितना आसान था, आपको बेस स्टेप दिया हुआ था और आपने रिकर्सिव फॉर्मूले से आपने जो है बाकी वैल्यूज़ निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल सेट, इक्विपोटेंट सेट। इक्विपोटेंट सेट इक्वल से निकला हुआ है। अब हमारे पास वो सेट इक्वल होंगे जिनकी कार्डिनलिटी सेम होगी। कार्डिनलिटी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, दूसरे में 4 5 6, तीन एलिमेंट्स हैं ना दोनों में, तो इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो इसका मतलब है कि ए इक्विपोटेंट है क्या, किसके, बी के। ठीक है,
सॉरी, मुझे वीडियो बार बार स्टॉप करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत लेंथी हो गई है और मेरा गला सूख रहा है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, फ़ैन भी ऑफ़ किया हुआ है गर्मी की आवाज़ ख़राब ना हो वीडियो में, तो इस वजह से। ठीक है, तो इस चीज़ को इग्नोर करें और फोकस करें अपने समझने पर। तो इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या होता है? सेट इज़ इक्विवेलेंट जब मैंने ये अभी आप लोगों को जैसे बता दिया, जिसकी कार्डिनलिटी पॉजिटिव इंटीजर के साथ होती है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसके साथ हो तो इस तरह उसको कहते हैं कि इक्विवेलेंट है। और आपको पता है कि जिसकी कार्डिनलिटी सेम हो वो किस में एग्जिस्ट करता है? बाइजेक्टिव में। कि 1 1 होता है, ऑन 2 भी होता है, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है ना। तो इसलिए हमारे पास जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ ये आगे आती हैं, जैसे इक्विवेलेंट हो गया और हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया और इन्वर्स फंक्शन हो गया, ये सारे बाइजेक्टिव में ही इसे लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डीन्यूमरेबल एंड काउंटेबल सेट। डीन्यूमरेबल सेट क्या होता है? जो कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो काउंटेबल फाइनाइट सेट हो। ठीक है, फाइनाइट सेट को हम डीन्यूमरेबल कह सकते हैं, लेकिन उसको हम इस सेंस में नहीं कहेंगे कि वो फाइनाइट है, वो इस सेंस में कहेंगे कि हम उसको 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर के साथ। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं, ऐसे देखिए कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर के साथ। इसका ये रीज़न देना है, इसका ये रीज़न नहीं देना कि ये फाइनाइट है, वो तो फिर फाइनाइट सेट की डेफिनेशन में आ जाता है। ठीक है, ड्यूनिमरेबल सेट इज सेट टू बी ड्यूनिमरेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट, क्योंकि सिर्फ फाइनाइट सेट ड्यूनिमरेबल नहीं होते, इनफाइनाइट सेट भी ड्यूनिमरेबल होते हैं। तो वो तब होंगे जब हम उसकी कार्डिनलिटी को क्या कह देंगे? सेम एज पॉजिटिव इंटीजर। एग्जांपल, अब यहाँ पे एक मैंने फाइनाइट सेट की लिखी है, ये ड्यूनिमरेबल है क्योंकि इसकी हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर के साथ, लेकिन ये क्या है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें, ये इनफाइनाइट सेट है, इसको हम कहेंगे काउंटेबली इनफाइनाइट। अब ये काउंटेबल तो नहीं हो सकती ना, काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं, कहाँ तक? पॉजिटिव इंटीजर के साथ। ठीक है, इसको कैसे? पॉजिटिव 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं? बाइजेक्टिव रिलेशन को कहते हैं। बाइजेक्टिव क्या होता है? जिसका 1 to 1 रिलेशन हो, 1 to 1, एक नंबर पे 1 2 3, ये पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने, सही है, डॉटेड, और 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे कर देते हैं कि 1 का 1 के साथ एक ही रिलेशन हो। सही है, जैसे बाइजेक्टिव रिलेशन हमने अभी पीछे पढ़ा है ना, तो इन दो सेट के बीच में इसको आप x कह दें और इसको y कह दें, इन दोनों सेट के बीच में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट आपको पता है क्या होता है? फाइनाइट होता है या डीन्यूमरेबल होता है। डीन्यूमरेबल को हम क्या कहेंगे? काउंटेबली इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? काउंटेबली इनफाइनाइट कहेंगे। और दूसरा फाइनाइट सेट होता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट सेट मैंने एग्जांपल दी है और दूसरी इनफाइनाइट दी है, लेकिन इसको हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर के साथ, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। ठीक है, अनकाउंटेबल नहीं कहेंगे इसको, काउंटेबली इनफाइनाइट। अनकाउंटेबल सेट कौन से होते हैं? रियल नंबर के सेट, जिसमें हमारे पास फिर इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं, जैसे ई हो गया, पाई हो गया, 22/7, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, वो फिर हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास नॉन डीन्यूमरेबल है। ठीक है, डीन्यूमरेबल होता है और एक नॉन डीन्यूमरेबल, फिर वो आ जाते हैं। सही है, अब हमारे पास लास्ट लेक्चर जो हमारी प्रिपरेशन में है वो है डीन्यूमरेबल एंड काउंटेबल सेट का पार्ट 2। इसमें हमारे पास थ्योरम है। मैंने किसी में भी अभी तक जितने लेक्चर से थ्योरम नहीं करवाए, क्योंकि वही बात है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उनका समझा दिए। जैसे कि पहले मैंने आपको समझाया था कि कोई भी हमारे पास सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं कि बिलोंग करते रहते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, जो है क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा था, वो वाले जो लॉ थे ना, उसमें हमने किया था। तो उसमें हमारे पास क्या था? हम कहते थे कि एक्स बिलोंग करता है ए को, एक्स बिलोंग करता है बी को, यूनियन के लिए वो लगाते थे और इंटरसेक्शन के लिए एंड हम लगाते थे। तो उससे जो है हम सारा क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेते थे, एंड और लगा के और एक दूसरे के बिलोंग करके। ठीक है, अब ये वाले जो थ्योरम होते हैं उसमें हमने क्या करना होता है? हमने स्टेटमेंट देखनी होती है। आपने स्टेटमेंट, मैंने एक ही थ्योरम इसमें करवाया है, बाकी थ्योरम आपने करने हैं 3-4 थ्योरम है, तो आपने लेक्चर 22 ले लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी कि थ्योरम सॉल्व कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं इसकी स्टेटमेंट को और सॉल्व कैसे करते हैं। बाकी आपने अगर समझना तो डिटेल में वहाँ पर देख लें। सही है, लेकिन इतने ये थ्योरम आते नहीं है यहाँ पे, आप मेन समझ लेना कि आपने स्टेटमेंट से कैसे थ्योरम बनाना है, थ्योरम से कैसे प्रूव करना है। ठीक है, अ सबसेट ऑफ डीन्यूमरेबल सेट। पहले तो सबसेट की बात हो गई। अच्छा, पहली तो चीज़ ये है कि आपने जब भी प्रूव करना होता है ना, आपने किन वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है? लेट, सपोज, हेंस, देयरफॉर, इफ, नॉट, ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। ठीक है, ये सारी बातें प्रूफ में यूज़ करनी होती है। तो आप ये भी यूज़ करें ना, आपको आधे नंबर तो मिल जाएंगे पेपर में। सही है, उसके बाद आपने क्या यूज़ करना होता है? जो सेट स्टेटमेंट दी होती है उससे आपने मैथ्स बनानी होती है। इंग्लिश स्टेटमेंट है ना, इसको आप मैथ स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें। अ सबसेट ऑफ डीन्यूमरेबल सेट। सबसेट डीन्यूमरेबल सेट है जिसमें मतलब कोई सेट है और उसका सबसेट डीन्यूमरेबल है, या तो फाइनाइट या तो डीन्यूमरेबल, ये बात है।
तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो देखना है कि एक सेट होना चाहिए ना, सब सेट के लिए तो आपने ले लिया लेट सेट ए और आपने उसको अब बना दिया सेट, क्योंकि डी न्यूमरेबल है तो इसलिए डॉट डॉट हमने लगा दिया, A1 A2 A3 हमने लिख दिया और डॉट डॉट लगा दिया क्योंकि वो डी न्यूमरेबल की बात कर रहा है। सही है। फिर दूसरा हमने क्या कह दिया, अब सबसेट बनाना है तो हमने कह दिया सेट बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और हमने सेट बी को वो कर दिया, बात कर दी। अब हमने कहना या तो वो फाइनाइट होगा या डी न्यूमरेबल। डी फाइनाइट के लिए आपको क्या होना चाहिए कि वो उसकी काउंटेबल हो, मतलब लिमिटेड हुआ हो। तो हम क्या कह देते हैं इसके साथ बात, एक तो हम ये लंबी बात है कि हम करें 1 2 और 3 4 के, इसमें अगर इतने नंबर्स होंगे नंबर दैट आर काउंटेबली फाइनाइट, उसको हम इस तरह करें तो हम इसको डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि अगर एक सेट है उसमें एम्प्टी सेट है, कोई वैल्यूज ही नहीं है, तो वो फाइनाइट ही होगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कह देते हैं कि सपोज बी इज एम्प्टी देन बी इज फाइनाइट। ठीक है, एम्प्टी है तो वो फाइनाइट है, हमने शॉर्टकट में कर दी। और अगर एंड इफ बी इज नॉट एम्प्टी, अगर बी एम्प्टी नहीं है तो फिर उसका एक सीक्वेंस होगा, B1 होगा B2 होगा जो कि बी को बिलोंग करे होंगे सीक्वेंस में। ठीक है, एक सीक्वेंस होगा ना, तो इसलिए हमने कह दिया कि हेंस बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इफ सीक्वेंस एंड, अगर बी का सीक्वेंस एंड होता है तो वो फाइनाइट होगा। सही है, और अगर सीक्वेंस एंड नहीं होता तो B1 B2 B3 अप टू चलते रहेंगे जो कि डी न्यूमरेबल होंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने प्रूव कर देना। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले लेट करना होता है जो उसमें हो, स्टेटमेंट में हो, फिर हेंस करना होता है, सपोज करना होता है, और एंड पर ही आपने, अगर आप पेपर में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थ्योरम आ जाता है तो आपने फिर इस तरह सॉर्ट करना होता है कि आप लोग लेट करें सेट को, सपोज करें सेट को, और साथ में लिखें कि अगर ये चीज़ होती है जो आपको स्टेटमेंट दी हो, ये है तो ये चीज़ ऐसे है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफ़, अगर वो एम्प्टी है तो वो फाइनाइट है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो वो एक सीक्वेंस पे चल रहा है, जो कि बात ऊपर की हुई है, क्योंकि फाइनाइट और एक डी न्यूमरेबल सेट हमें कहा है ना, तो फाइनाइट के लिए वो स्टॉप होना चाहिए, एम्प्टी होगा तो फाइनाइट होगा, डी न्यूमरेबल के लिए वो उसका एक सीक्वेंस चल रहा होगा। तो ये चीज़ आपने लिख देनी है, और एंड पर आपने फिर वही बात कर देनी है, हैंस बी सबसेट ऑफ ए, जो आपको क्वेश्चन में बात की है। ठीक है, तो ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती है। अगर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड भी आ जाता है थ्योरम ना, आपने उसकी स्टेटमेंट को, इंग्लिश स्टेटमेंट को आपने मैथ्स टाइप में कन्वर्ट करना होता है, मतलब सिंबल यूज़ करने होते हैं, नंबर्स डालने होते हैं, सेट्स बनाने होते हैं, तो वो आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये ज़रा तंग करने वाली चीज़ होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता थ्योरम, लेकिन पेपर में आ गया, पहले तो ऑप्शंस होंगे आपके पास। ठीक है, चॉइस पे छोड़ दें, और अगर मैंने तो इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दिया है कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकेंगे अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे भी नहीं होगा कि बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के आएंगे, आप अटेम्प्ट ज़रूर कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये प्रिपरेशन वीडियो ख़त्म होती है, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाई है, गर्मी में बैठ के, गला सुखा के, तो इसका थोड़ा सा मुझे एक प्लस वो दे दें कि मुझे आप लोग एक थम अप कर दिया करें। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, अब MTS 202 की प्रिपरेशन वीडियो में कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।